दो बहुओं का गर्भवती मोटा पति। कुंती देवी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसे घर का कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन कुंती घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका बेटा मनोज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कब से खाना मांग रहा हूँ तुमसे, खाना दोगी या फिर मैं जाऊँ? कब से भूख लग रही है मुझे। अरे रुक जा निकम्मे, घर का काम करूँ या तेरी सेवा पानी करती रहूं? शादी कर ली लेकिन सुना ही नहीं देता। तुझे अगर कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने तो वो भी बता दे, तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस घर में बहू तो आ जाए जो मेरी सेवा करे। सच में करवा दोगी क्या, या फिर ये सब जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरी प्रेमिका कौन है? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे एक बार बता तो दे। फिर एक काम कर, तू मुझसे डायरेक्ट मिलवा ही दे, मैं उसके घर वालों से बात करके तेरी शादी करवा दूंगी। कुंती की बात से मनोज बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मनोज अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से अपनी माँ को मिलवाता है। कुंती को सीमा बहुत पसंद आती है और यूं ही कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं और हंसी खुशी मनोज और सीमा की शादी कुछ ही महीनों बाद करवा देते हैं। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ जाती है। सीमा अपनी सास की खूब सेवा किया करती। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सास के लिए सिर में तेल लगा रही थी। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू तो सच में बड़ी अच्छी है, बहुत सेवा पानी करती है। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से मुझे ना पोता पोती का मुंह दिखा दे। भगवान जाने कितना ही समय बचा है मेरे पास, क्या पता 1 से 2 साल की ही मेहमान हूँ और ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। उससे पहले मेरे अरमान तो पूरे कर दे। चिंता मत कीजिए माँ जी, भगवान ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और वैसे भी बच्चा होना ना होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जब चाहेगा तब आपको दादी बना देगा। तुम आजकल के बच्चे भी ना, अरे भगवान कुछ नहीं करता, इसमें जो करना होता है मियां बीवी को ही करना होता है। इसलिए जल्दी से इस बारे में सोचो। अब मैं तुम्हें हर बात खुलकर तो नहीं बोलूंगी ना। कुंती की बात से सीमा थोड़ी सी शर्मा जाती है। ऐसे ही शाम को जब मनोज घर आता है तो सीमा मनोज से बोलती है, सुनो, मैं क्या कह रही थी, काफी समय से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा। मेरी बात मानो तो डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहता है। इस तरह से अगले दिन सीमा और मनोज दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सीमा कभी मां ही नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मनोज और सीमा दोनों को बहुत बुरा लगता है। जब ये बात कुंती को पता चलती है तो कुंती मनोज और सीमा से बोलती है, अच्छा तो तू बांझ है, तो तू अब किसी काम की नहीं है। मुझे पता होता कि तू बांझ है तो कभी तुझे अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाती। करम ही फूट गए हमारे तो तुझ जैसी लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाने की। मनोज, तू सच में चाहता है ना कि तेरी माँ जिंदा रहे, तो तुझे ना दूसरी शादी करनी होगी। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी और खुद में मर जाऊंगी। उसके बाद जो तुझे सही लगे वो करना। माँ जी, मैं खुद चाहती हूँ कि मनोज दूसरी शादी कर ले, लेकिन भगवान के लिए आप मुझे इस घर से मत निकालो। और मनोज जी, माँ जिससे आपकी शादी कराएंगी उनसे आप शादी कर लेना, क्या पता इस जरिए इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाए। इस तरह से कुंती अपने बेटे मनोज की शादी सुमन नाम की एक लड़की से करवा देती है। सुमन से शादी होने के बाद कुंती देवी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखते देखते शादी को भी कुछ महीने गुजर जाते हैं। सुमन को भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से मनोज सुमन को लेकर भी अस्पताल जाता है, जहां दोनों को चेकअप होता है। और चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुमन भी कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से पूरा घर परेशान था। ऐसे ही एक दिन सुमन और सीमा दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर से आते वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत खुद सीमा और सुमन के पास आती है और कहती है, अरे मेरी दोनों बच्चियों, तुम परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास और भगवान ने मुझे एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। क्या बोल रहे हैं आप माँ जी? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी कौन सी परेशानी से गुजर रही हो और मेरे पास इसका ये समाधान है कि ये जो प्रसाद मैं तुम्हें दे रही हूँ एक चमत्कारी प्रसाद है। इसे रात के 12 बजे उठकर तुम खा लेना
और इसके कुछ महीने बाद तुम दोनों एक साथ माँ बनोगी। ये चमत्कारी प्रसाद अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। सच में अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इस प्रसाद की बहुत जरूरत है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम अपनी तीसरी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भगवान ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, वरना मैं तुम्हें जानती थोड़ी थी। और वैसे भी इन बातों का अब समय नहीं है। ये लो प्रसाद और जाकर इसे घर में रख देना, और जैसे ही रात के 12 बजे उठकर इसे खा लेना, और ये बात घर में किसी को मत बताना। प्रसाद देने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा और सुमन बहुत खुश होते हैं। दोनों घर आ जाती हैं और वो प्रसाद किचन में रख देती है। ऐसे ही रात के 12 बजे दोनों की आंख लग जाती है। तभी मनोज रसोई में जाता है और वो प्रसाद उठाकर खा लेता है और कहता है, बड़ा ही गजब का प्रसाद था यार। खाने के बाद पेट भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन टेस्टी था प्रसाद। लेकिन प्रसाद को किचन में किसने रखा? खैर छोड़ो, जिसने भी रखा हो, भूख तो लग रही थी और वो मिट चुकी है। अब आराम से जाकर सोऊंगा। तभी वहाँ पर सीमा और सुमन आ जाती हैं। वो दोनों देख लेती हैं कि प्रसाद मनोज ने खा लिया है। वो दोनों मनोज पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, अरे ये क्या किया आपने? आपने प्रसाद क्यों खाया? अरे कुछ भी खाने से पहले पूछ तो लिया होता हमसे। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? परेशान था, खा लिया तो क्या हो गया? ये कोई आम प्रसाद नहीं था, दरअसल ये चमत्कारी प्रसाद था। इसे खाने के बाद हम दोनों कुछ ही महीनों में माँ बन सकते थे, और ये प्रसाद आपने खा लिया। पागल औरत, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। प्रसाद खाने से कोई माँ बनता है क्या? अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो इसका क्या मतलब है? मैं बाप बन जाऊंगा? और हाँ, अगर सच में चमत्कारी प्रसाद है तो मैं कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। गजब पागल हो तुम भी। अरे कोई लॉजिक है इस बात का? प्रसाद का प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन? चलो सो जाओ अब। इस तरह से वो सभी जाकर सो जाते हैं। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अचानक से मनोज की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसका पेट भी निकलने लगता है। ये देखकर मनोज को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि मनोज के पेट में 2 बच्चे हैं। ये देखकर सीमा और सुमन समझ जाती है कि वो उसी चमत्कारी प्रसाद का असर है। तभी सुमन मनोज से बोलती है, देख लिया नतीजा? आपने मजाक में लिया था ना हमारी बात को। आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बच्चा मैं पैदा करूं या तुम, बात तो एक ही है। बच्चा होगा तो हमारा ही ना। और ये जो तुम 4 लोगों की बात कर रही हो ना, ये कुछ दिन तक ही बोलते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे कि कब क्या हुआ था। इसलिए टेंशन मत लो और अब मेरा अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह से दोनों पत्नियां अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और देखते ही देखते मनोज का 9वां महीना लग जाता है, जहां वो बहुत ही सुंदर से बच्चों को जन्म देता है। लीजा, बेबो, टीना तीनों बहुत ऐशो आराम से अपने ससुराल में रह रही थी। शादी को 1 महीना हो गया था और उनके ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं होता, और एक समय ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। ठीक उसी तरह से लीजा, बेबो और टीना तीनों के ससुराल में बहुत भारी मुसीबत आ जाती है। तीनों के पति बिजनेसमैन थे और उन तीनों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिससे उनका बिजनेस एकदम ठप हो जाता है। वो तीनों नीरज, सूरज, तरुण उदास होकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें हमारा घर भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास पैसे हैं ही नहीं कि हम अपने बिजनेस में पैसा लगा पाए। इसलिए न चाहते हुए भी हमें ये घर बेचना पड़ेगा। बेटा, उसके बाद तो हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर हमें घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुझे तो पता ही है, इतनी महंगाई में दोबारा घर लेना, ऊपर से बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान, कैसे झेल पाएंगे हम लोग? अब जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस घर को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो हमें बिजनेस में जो घाटा हुआ है वहां लगाना पड़ेगा। दूसरा, हम किराए पर ही दूसरा घर ले लेंगे। वहां से हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। माँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम तो यहाँ से भी गए और अपने रिश्तों से भी गए। तुझे तो पता है ना कि तुम तीनों ने विदेश में जाकर विदेशी बहू उठाकर ले आए हो, और तुम्हें क्या लगता है कि वे अंग्रेजन बहू हमारी इस बुरी स्थिति में साथ देगी? अरे उन्होंने कभी गरीबी देखी भी नहीं होगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे तुम तीनों को छोड़कर भी चली जाएगी। नहीं माँ,
ऐसा नहीं हो सकता। हमें विश्वास है वो भले ही विदेश में रहते हैं लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। देख लेते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। घर बेचना है तो बेच दो। तभी वहाँ लीजा आती है और कहती है, माँ जी, आपको यही लग रहा होगा कि हम तीनों विदेश में रहते हैं तो शायद ऐसी बुरी सिचुएशन पे हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक ही परिवार का हिस्सा है। शादी करने का मतलब होता है एक ऐसा रिश्ता जिसमें कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए और कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उस रिश्ते को निभाना है और इस रिश्ते को साथ लेकर चलना है। बेटा, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है और आजकल के तुम बच्चे ना फिल्मी डायलॉग बहुत अच्छे से मार लेते हो, इसलिए जब चीजें बीतने लगेंगी उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। अब ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहती हूँ नीरज किसी डीलर से बात करके इस घर को बेच दे। जिसे हमारे साथ रहकर इस रिश्ते को निभाना है वे निभाएगा और जिसे जाना है वो विदेश जा सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नीरज अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना घर बेच देता है और वो पूरा परिवार एक किराए के मकान पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं, देखो माँ जी को ऐसा लगता है कि हम उनकी कंट्री के नहीं हैं, इसलिए हम घर को नहीं संभाल सकते। हम उन्हें इस बुरी सिचुएशन में छोड़कर चले जाएंगे। ये माँ जी की गलतफहमी है, क्योंकि माँ जी ने हमें उस टाइम पर सपोर्ट किया था जब कोई भी अपने घर में आउट ऑफ कंट्री की बहू को एक्सेप्ट नहीं करता था। उस टाइम पर माँ जी ने हमें अपने घर की बहू माना था। तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम अच्छे से अपने पूरे परिवार को संभालेंगे। तीनों बहू मिलकर खाना बनाने के लिए जाती हैं। वो देखती हैं कि गैस खत्म हो गई है, तभी वो तीनों अपनी सास के पास आती है और उसे इस बारे में बताती हैं। जिसके बाद सास अपनी बहू से कहती है, गैस खत्म हो गई है तो अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें कि खाना कैसे बनेगा। तुम्हें तो पता है ना कि अब घर में पैसे भी नहीं है कि दोबारा गैस मंगवा लूं। मैं तुम्हें सच में कहती हूँ कि हम सब रात को खाना खाए तो चूल्हे पर ही खाना बनाना शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, हमें चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और आज तक हमने चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। एक काम करो, सब लोग एक गिलास पानी पीकर सो जाओ। जब गैस आएगा तब खाना बनेगा और तभी हम खाना खा पाएंगे। तीनों आपस में मिलकर अपनी रसोई संभाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए तीनों चूल्हे पर खाना बनाना सीखते हैं और रात का खाना चूल्हे पर बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर सभी को खाना परोस दिया जाता है। खाना देखकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, क्या बात है, तुम तीनों ने चूल्हे पर खाना बना लिया। तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। खैर, ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी तो जीवन में और भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। देखते हैं कि तुम तीनों उसे कैसे हैंडल करती हो। माँ जी, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है और हम ऐसे बुरे हालात में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। माँ जी प्लीज, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ना मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं मेकअप एकेडमी में मेकअप टीचर का जॉब कर लूँ। मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, शायद इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जॉब करना है तो जॉब करो, लेकिन घर और बाहर दोनों काम तुम्हें ही संभालना होगा। बाची, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेबो अपने मेकअप एकेडमी में बच्चों को मेकअप सिखाने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन बेबो जॉब से घर वापस आती है और वो देखती है कि लीजा की तबीयत खराब है और टीना अकेले घर का सारा काम कर रही है। ये सब देखकर बेबो सबसे पहले टीना की मदद करती है और सभी को खाना बनाकर खिलाती है। जिसके बाद सास बेबो से कहती है, सच बताओ तो तुम तीनों बहुत अच्छी हो। ऐसी बुरी स्थिति में भी तुम तीनों बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हो। इतना तो हमारे कल्चर में रहने वाली हिंदुस्तानी बहू भी नहीं कर पाती जितना कि तुम कर रही हो। ये तो आपका भजप्पन है माँ जी कि आप हमारी अच्छाइयों को देख रही हो। और दूसरी बात, आप हमारी माँ हैं। हमारी माँ को कोई तकलीफ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम तीनों ने मुझे अपनी माँ माना है, तो तुम तीनों
मेरी बेटी हो और ये सब कुछ जो भी था मैं सिर्फ एक परीक्षा थी तुम तीनों की। मैं देखना चाहती थी कि तुम तीनों मेरी परीक्षा में खरी उतरती हो या नहीं। दरअसल हमारा बिजनेस में कोई घाटा नहीं हुआ है, वे सिर्फ तुम्हें परखने का एक जरिया था और तुम उसमें सफल हुई हो। इसलिए कल हम फिर से अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अपनी तीनों बहुओं से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम तीनों ने बहुत अच्छे से परफेक्ट अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। दरअसल सास अपनी तीनों बहनों का टेस्ट ले रही थी। वो देखना चाह रही थी किसकी बहू ऐसी बुरी सिचुएशन में उनका साथ देती है या नहीं। आखिरकार तीनों बहुएं अपनी सास का दिल जीत लेती हैं। अब वो पूरा परिवार अपने घर में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।